आज जो अपन चीज़ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो अपन ये डिस्कस करेंगे कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कैपिटल के टर्म्स कौन से होते हैं और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जब अपन बात करते हैं तो उनका कैपिटल कॉम्पोजिशन किस तरीके से होता है। आपने जब अपने एक्ट्स पढ़े होंगे तो बहुत सारे एक्ट्स में आपने देखा होगा वर्ड यूज़ किए जाते हैं टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, CRAR। ये CRAR एक रेशियो होता है जो कि कैपिटल से रिलेटेड होता है। तो वो अपन को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आपके माइंड में आगे जाकर कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अपन इस वीडियो के थ्रू क्लियर करते हैं कि ये टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल और ये जो रेशियोज़ होते हैं ये क्या होते हैं और किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जब अपन कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल किसी भी बिजनेस में एक मेन कंपोनेंट होता है। तो जब हम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इनका कैपिटल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है टीयर 1 और एक होता है टीयर 2। जब आप किसी भी बैंक के टोटल कैपिटल की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट द टोटल कैपिटल ऑफ अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो टोटल कैपिटल का मतलब होता है टीयर 1 प्लस टीयर 2। ये आपका आ जाएगा टोटल कैपिटल। अब जब हम यहाँ पे कह रहे हैं टोटल कैपिटल इज T1 प्लस T2, तो ये टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो जब हम टीयर 1 कैपिटल की बात करते हैं तो टीयर 1 कैपिटल के अंदर उसको कहा जाता है कोर कैपिटल, जो कि होता है मेन कैपिटल ऑफ द बैंक। इसको कोर कैपिटल कहा जाता है। दिस इज़ 100% ओन्ड बाय द बैंक। तो इसके अंदर आता है आपका इक्विटी, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक अलॉन्ग विद द डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स। तो जो भी क्लोज्ड रिजर्व्स होंगे आपके, जो आपने डिस्क्लोज करके रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल फ्री रिजर्व्स जिन्हें कहा जाता है, वो सारे के सारे डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स जो है वो टीयर 1 कैपिटल के अंदर आते हैं। वैसे ही टीयर 2 कैपिटल के अंदर जो टीयर 2 कैपिटल होता है उसको नॉन कोर कैपिटल कहा जाता है और उस कैपिटल के अंदर आपके अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स आते हैं। अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स इसके साथ साथ आपके जो है रीवैल्यूएशन रिजर्व भी इसके अंदर ही काउंट होता है। तो जितने भी नॉन फ्री रिजर्व्स होते हैं वो सब अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स के अंदर आते हैं और वो कोर टीयर 2 कैपिटल का पार्ट होते हैं, दैट इज द नॉन कोर कैपिटल। इसमें आपका आ गया रीवैल्यूएशन रिजर्व भी। तो जब भी हम किसी बैंक की कैपिटल की बात करते हैं तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होके आता है, दैट इज टीयर 1 एंड टीयर 2। अब ये टीयर 1 और टीयर 2 हम क्यों पढ़ रहे हैं? टीयर 1 और टीयर 2 का सिग्निफिकेंस बस यही है कि टीयर 1 कैपिटल में वो बिल्कुल ही अपना सेल्फ ओन किया हुआ कैपिटल रखना चाहते हैं और टीयर 2 कैपिटल के अंदर वो नॉन कोर कैपिटल को रखते हैं। अगर आपको किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानना है तो हमेशा उसके कैपिटल के बारे में पढ़िए कि टीयर 1 कैपिटल कितना है और टीयर 2 कैपिटल कितना है। अगर आपको कहीं पर भी टीयर 1 कैपिटल डिप्लीट होता हुआ दिखे तो ये समझिएगा कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो गिर रही है। टीयर 1 कैपिटल का मतलब ये होता है कि आपका बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने फाइनेंशियल शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर आपका टीयर 1 कैपिटल कम होगा और अगर आपके ऊपर कोई भारी फाइनेंशियल शॉक आया तो आप उस कैपिटल का यूज़ नहीं कर पाएंगे और आप का जो बैंक है वो बुरी तरीके से फ्यूचर में गिर सकता है। इसलिए जितना स्ट्रॉन्ग आपका टीयर 1 कैपिटल होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी रिस्क लेने की या शॉक एब्जॉर्ब करने की क्षमता होगी। ठीक है। इसके बाद इसको मेजर करने का जो तरीका होता है, ये टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल आपका आया हुआ है बेसिल 3 नॉर्म्स के अंदर। बेसिल 3 नॉर्म्स बैंकिंग से रिलेटेड नॉर्म्स होते हैं जो कि आरबीआई ने रिलीज करे हैं। ये बेसिल 3 नॉर्म्स के अंदर आया है कि सब बैंकों को कितना टीयर 1 कैपिटल कितना टीयर 2 कैपिटल जो है मेंटेन करके रखना है। और ये है जब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसे कहा जाता है एडिक्वेट कैपिटल। यानी आरबीआई को फॉलो करते हुए आपको कितना कैपिटल रखना ज़रूरी होता है उसको कहा जाता है एडिक्वेट कैपिटल। इसको मेजर करने के लिए जो टर्म यूज़ हम करते हैं उसे कहा जाता है CRAR। यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? CRAR का फुल फॉर्म होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, या फिर इसका एक और नाम भी होता है
जिसको हम कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, ये रेशियो हम क्यों लेकर आते हैं या इस रेशियो में हम क्या कैलकुलेशन करते हैं? तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स इसका नाम है, या फिर दूसरा नाम है इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या आपका कैपिटल एडिक्वेट लेवल्स पर है एज कम्पेयर टू द रिस्क दैट इज इन्वॉल्व इन योर बिजनेस? ये रेशियो आपको उसका कैलकुलेशन बताता है कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आपका एडिक्वेट कैपिटल आपके पास है या नहीं, जितना कैपिटल रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द रिस्क वेटेड एसेट्स, क्या आपका उतना कैपिटल है या नहीं। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ रिस्क वेटेड एसेट्स, इसका क्या मतलब होता है? तो अपन इसको बैंक की बैलेंस शीट के थ्रू समझते हैं कि रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक बैलेंस शीट ले लीजिए एबीसी बैंक की, और ये उस बैंक की बैलेंस शीट का एसेट साइड है। ठीक है, अब बैंक की बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी काफ़ी एसेट्स होंगे, फिक्स्ड एसेट्स सबसे ऊपर आएंगे, फिर आता है आपके नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपके आ जाएंगे लॉन्ग टर्म एडवांसेस जो भी आपने दिए हुए हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर। फिर आ जाएंगे आपके करंट एसेट्स, जहाँ पर आपके अगर आपने कैश डिपॉजिट किया हुआ है कहीं पर या कोई लिक्विड एसेट्स आपने डिपॉजिट करे हुए हैं कहीं पर, तो वो आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हमें रिस्क परसेंटेज से डिसाइड करना है बैंक के लिए, इस सिनारियो में जो कि आपके साथ बैंक के आपके सामने बैंक के एसेट्स खुले हुए हैं, इस सिनारियो में बैंक के लिए सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ पर होता है? अगर हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो यहाँ पर रिस्क एसेट परसेंटेज काफ़ी ज़ीरो होता है, मतलब ज़ीरो नहीं, काफ़ी लो होता है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड एसेट्स बैंक के खुद के पोजीशन में होते हैं। जब हम नॉन करंट एसेट्स की बात करें और वो भी लॉन्ग टर्म एडवांसेस यानी लोन्स और एडवांसेस की बात करें, तो ये लोन्स और एडवांसेस वो लोन्स और एडवांसेस हैं जो बैंक ने लोगों को दे रखे हैं, जो बैंक को लोगों से वसूलने हैं वापस। ये वाला जो एरिया होता है इसका लोन्स एंड एडवांसेस का, ये एकदम ही हाई रिस्क एरिया होता है। इसको हाई रिस्क एरिया मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर एनपीए होने के चांसेस जो हैं, एनपीए होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। बैंक्स ने लोगों को लोन दे रखे हैं, क्या आपके पास गारंटी है कि ये सारे के सारे लोन्स 100% वापस बैंक के पास आ जाएंगे? आप नहीं बता सकते कि इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। वो जब लोन देते टाइम आप चेक करते हो तब चेक करते हो, बाद में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या वो वापस लोन देने में सक्षम है या नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी लोन्स एंड एडवांसेस का एनपीए होने के चांसेस जब ज़्यादा होते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिस्क जो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है वो लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर ही होता है। जब हम करंट एसेट्स की बात करें जहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं, यहाँ पर भी रिस्क हाई होता है, बट कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म एडवांसेस यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा कम हाई होता है। लॉन्ग टर्म एडवांसेस में जो आपका रिस्क है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पर जब हम इस रेशियो को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज़ की ज़रूरत है जिसका नाम है रिस्क वेटेड एसेट्स। मतलब मुझे मेरे एसेट्स को, मेरे कैपिटल को मेरे एसेट्स से कंपैरिजन करना है कि एसेट्स के बदले में मेरे पास कितना कैपिटल रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो मैं एसेट्स की वैल्यू लूँगा उसमें मुझे उसका रिस्क परसेंटेज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी किस एसेट के सामने कितना रिस्क है मुझे उस चीज़ को मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल के तौर पर अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स को, कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है और इसके बेसिस पर आप CRAR कैसे निकाल सकते हो। तो अपन ट्राई करके देखते हैं। अपना ही एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपना कोई बैंक है, जिसका नाम अपन रख लेते हैं कुछ भी, ABC बैंक लिमिटेड। अब उसका अपन को एसेट साइड देखना है, अपन एसेट्स देख रहे हैं कि एसेट्स की वैल्यू कितनी है, और हमें उसके अकॉर्डिंगली इसको वेट भी देना है कि हमें कितना इसमें रिस्क लगता है, तो वो अपन को यहाँ पर रिस्क वेट इसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब एसेट्स में अपन क्लासिफिकेशन करें तो यहाँ पर सबसे पहले अपने आते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये 100 करोड़ के हैं। अब मुझे पता है कि ये फिक्स्ड एसेट्स है, तो मुझे इसमें लगता है कि 0% रिस्क होगा, तो 0% वेट मैंने इसको दे दिया। अब मेरे पास आता है
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 500 करोड़ के लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं और मुझे इसमें लगता है कि जो रिस्क होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो मैंने इसको 95% का वेट दे दिया अकॉर्डिंग टू द रिस्क। फिर हम आए शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स के ऊपर। मान लीजिए वो भी मेरे पास 500 है, इस पे भी रिस्क होगा लेकिन एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म एडवांसेस थोड़ा सा कम होगा, तो मैंने इसको मान लिया कि 80% वेट मुझे यहाँ पर इसको देना है। फिर हम आ जाए लिक्विड कैश के ऊपर, जो अपने होते हैं लिक्विड एसेट्स, यानी कैश हो गया या दूसरे एसेट्स हो गए जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म या लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिनको आप रेडिली जो है कैश या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लिक्विड एसेट्स की अगर हम बात करें तो अगेन मान लीजिए मेरे पास 100 के हैं और इसमें भी मुझे लगता है कि रिस्क परसेंटेज काफ़ी कम होगा, तो मैंने उस हिसाब से इसको रिस्क परसेंटेज दे दिया 50। अब मुझे इनका वेट निकालना है, मतलब ये जो रिस्क परसेंटेज है मुझे इन सब एसेट्स के ऊपर अप्लाई करना है, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा इन सब को और इसका रिजल्टेंट निकाल लूँगा यहाँ पर। तो 100 इंटू 0% इज़ 0। तो मेरा जो फिक्स्ड एसेट्स है रिस्क वेटेड के हिसाब से रिस्क वेट लगाने के बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 0। अगर मैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के करूँ तो रिस्क लगाने के बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 475। मतलब अब ये मुझे जो रियलाइज़ होगा वो 475 ही रियलाइज़ हो पाएगा अकॉर्डिंग टू द रिस्क फैक्टर। ठीक है, अब अगर हमें शॉर्ट टर्म की बात करनी है तो 500 इंटू 80%, तो ये हो जाएगा 400। एंड अगर हमें हाईली लिक्विड एसेट्स की बात करनी है तो वो हो जाएगा 100 इंटू 50%, दैट इज़ 50। तो मेरे जो रिस्क वेटेड एसेट्स हो गए यहाँ पर वो कितने हो गए, 475 प्लस 400 दैट इज़ 875 एंड 875 प्लस 50 दैट इज़ 925। तो अब मेरे पास ये आ चुका है मेरा रिस्क वेटेड एसेट्स का फिगर कि मेरे जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं वो मेरे हिसाब से होते हैं 975। ओके, तो अब अपन को निकालना है इसका रेशियो। अब हम कैपिटल की बात करें तो आप जानते हैं कि अगर आपको बैंक का कैपिटल लेना है तो कैपिटल आपको पता है जो बैंक का होता है वो 2 टीयर्स में होता है, दैट इज़ टीयर 1 एंड टीयर 2। अब मान लीजिए टीयर 1 कैपिटल में मेरे पास जो है वो 15 करोड़ रुपए हैं और टीयर 2 कैपिटल में मेरे पास 25 करोड़ रुपए हैं। तो मेरा जो टोटल कैपिटल हो जाएगा मेरे बैंक का वो क्या होगा, वो मेरा हो जाएगा 15 प्लस 25। ठीक है, तो ये मेरा टोटल कैपिटल होता है 40 करोड़ का। अब मुझे निकालना है कि मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है, जिसे हम CAR भी बोलते हैं या फिर इसे कहा जाता है CRAR। तो ये कैसे निकाला जाता है, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल और टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स, इसलिए इसे कहा जाता है कैपिटल टू टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। उस हिसाब से अगर मुझे इसे निकालना पड़े तो ये क्या होगा मेरा रेशियो, 40 डिवाइडेड बाय 925। अगर हम उस हिसाब से निकालें 40 डिवाइडेड बाय 925, तो ये क्या होगा, 0.0432 आता है। और अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा रेशियो निकल के आता है 4.32%। तो ये जो 4.32% निकल के आया, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि मेरे टोटल वेटेड मतलब जितने भी मेरे रिस्क वेटेड एसेट्स हैं उसके हिसाब से मेरे पास सिर्फ 4.32% का खुद का ओन्ड फंड्स अवेलेबल है, यानी कैपिटल अवेलेबल है। कई बार क्या होता है, बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी होती है। कई बार क्या होता है, बैंक्स को बोला जाता है कि आपको मिनिमम CRAR मेंटेन करके चलना है
10% का। वो लोग नॉर्म्स में ही लिख देते हैं कि आपको जो मिनिमम CRAR मेंटेन करके चलना है वो है 10% का। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ 10% का, तो यहाँ पर मेरा जो CRAR निकल के आया है वो है 4.32। अब यहाँ पर बैंक ने मुझे, RBI ने मुझे डायरेक्शन दिया है कि आपको जो मिनिमम CRAR मेंटेन करना है वो 10% का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब 10% ऑफ वॉट, तो जो मेरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होगा बैंक के अंदर, दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। अगर मैं इस केस में बात करूँ तो मेरे रिस्क वेटेड एसेट्स थे 925, तो 925 का अगर मैं 10% निकाल लूँ तो इट कम्स आउट टू बी 92.50 करोर्स। तो उन केसेस में मेरा जो टोटल कैपिटल होना चाहिए वो 92.5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। इट शुड बी मोर देन 92.5 करोर्स। ओके, तो इस हिसाब से बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि आपको मिनिमम कैपिटल इतना लेकर चलना है। इसलिए इसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहा जाता है कि एडिक्वेट कैपिटल को क्या कंसिडर किया जाएगा। मेरे एग्जांपल में मैंने कहा कि मुझे डायरेक्शंस थे कि आपको 10% का CRAR मेंटेन करके चलना है, तो मुझे मिनिमम एडिक्वेट कैपिटल 10% का मेंटेन करना ही पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू माई रिस्क वेटेड एसेट्स। यहाँ पर जब मेरे रिस्क वेटेड एसेट्स 925 आ रहे हैं और मुझे CRAR 10% का मेंटेन करने को बोला है, तो एटलीस्ट मेरे पास 92.5 करोड़ का जो है एडिक्वेट या मिनिमम कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा कुछ रिक्वायरमेंट्स में T1:T2 का रेशियो भी बोला होता है। कई बार वो बोलते हैं कि आपका जो T1 कैपिटल है वो 15% होना चाहिए T2 का, या कई बार ये बोल सकते हैं T2 जो कैपिटल है वो आपका 15% होना चाहिए T1 का। ठीक है, तो इस हिसाब से भी रेशियोज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो बोलते हैं। तो उसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। T1:T2 की जो रेशियो रिक्वायरमेंट है वो विद इन द कैपिटल नॉर्म्स ही है और कैपिटल के अंदर ही देखी जाती है। लेकिन जब आप CRAR कैलकुलेशन करते हो तो उसके अंदर एसेट्स का जिक्र ज़रूर किया जाता है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर रहा होगा। मैंने बहुत ही सिंपल सा अटेम्प्ट किया है ये चीज़ समझाने के लिए। हालांकि ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, जब अपन इसको अंदर जाके पढ़ेंगे या एकदम डीप में घुस के जब आप इसको पढ़ते हो तब थोड़ी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती ही हैं। मैंने बहुत ही सिंपल सा अटेम्प्ट किया है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप ये क्लियर रहा हो आपको। अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके।